बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन। सीएसएस में जो पूछा जाता है टू द पॉइंट, और सीएसएस है रेलेवेंट और रिलेटेड टॉपिक्स टू द पॉइंट सिलेबस से कनेक्टेड। इस चैनल पर मैंने अपलोड किए हैं जो कि सीएसएस में पूछा जाता है, और सीएसएस के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं जल्दी। आप कनेक्ट रहें तो आपको सीएसएस में जो भी पूछे जाते हैं सवाल, वो ही उनके आंसर फुल कंप्लीट लिख कर और अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अभी आप देखें, हमने इससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो इसका मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो 3-4 मैंने अभी इवेंट बताए, इसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री अपलोड कर ली है टू द पॉइंट, जो कि सीएसएस में पूछा जाता है वही वो बताया है। और जो टर्म्स, जो चीज़ें समझ में नहीं आती, मुश्किल होती हैं, हो जो कि गवर्नमेंट में जो वर्ड्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, नेशनल असेंबली, इनको भी मैंने लेक्चर्स में डिटेल से अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि लफ्ज़ क्या होते हैं और ये किस तरह से लिखे जाते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका बैकग्राउंड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके बाद अटेंडीज देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से की फीचर्स, मतलब कि की पर्सनालिटीज़ थी, कौन कौन से मेन लीडर्स थे। ठीक है, और उसके बाद रिजोल्यूशन, जो लाहौर रिजोल्यूशन हुआ था 1940 को, उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सेपरेट मुस्लिम डिमांड्स जो थी, यहाँ पर उस पे जोर दिया बहुत ज़्यादा जिन्होंने, मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने। तो इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे, क्या हमें नतीजा मिला और क्या असर रहा हिस्ट्री के अंदर, और कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं द दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन ऑफ 1946 1946 was significant political event in the history of Indian subcontinent. Organized by All India Muslim League, it was held in Delhi in April 1946, a few months before the Cabinet Mission Plan was presented. This convention was pivotal for discussion and the future of Indian Muslims and their political rights, particularly regarding the demand for Pakistan. तो दिल्ली कन्वेंशन का मतलब ये है कि दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक, और क्या था? तो दिल्ली कन्वेंशन इंडिया के मुसलमानों के बीच में डिस्कशन हुई थी। किन के बीच में? मुसलमानों के बीच में डिस्कशन हुई थी। कि डिस्कशन हुई थी कि मुसलमानों के पॉलिटिकल और मुसलमानों के पॉलिटिकल जो राइट्स हैं, वो स्पेशली बात की गई थी इस कॉन्फ्रेंस में, इस कन्वेंशन में। जो मुसलमानों ने जो अलग वतन की बात कर रहे थे, मुसलमानों के लिए अलग वतन चाहिए, जो ये डिमांड कब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, मैंने डिस्कस जो भी लेक्चर किए उसमें अभी जोर दिया था कायद-ए-आज़म ने लाहौर रेजोल्यूशन से थे कि पाकिस्तान अब बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग स्टेट बननी चाहिए। तो ये डिमांड, अलग डिमांड कर रहे थे। पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस आइडेंटिटी मुसलमानों की अलग है सबसे, मुसलमानों के लिए अलग वतन होना चाहिए। और जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा और जब इंडिया और पाकिस्तान को जब हम डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो मुसलमान इंडिया की तरफ बचेंगे, रहेंगे, तो उन मुसलमानों के राइट्स को, उनके हकूक़ को, उनके हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको सिक्योर रखा जाएगा, उनके
मज़हब का ख्याल रखा जाएगा, उनकी इबादत में आसानी हो मतलब कि कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया बन जाएगा उसके बाद मुसलमान अगर जो इंडिया में रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, तो उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। ये कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी और इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कि बाद में मुसलमानों के साथ जुल्म ना करें। दिल्ली कन्वेंशन इसके लिए हुआ था क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया था और होना ही था। ठीक है, तो जहाँ पर मुस्लिम लीग बरे-सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले सियासी जमात के तौर पर उभरी। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी ना, बरे-सगीर में एक सियासी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन जो 1947 में हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंडिया में बरे-सगीर में, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये कॉन्फ्रेंस ये कन्वेंशन किया था। लिखा ही हुआ है दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन। इसमें टोटली मुसलमानों ने अपना कॉन्फ्रेंस बनाया था कि मुल्क बनने के बाद किस तरह से मुसलमान को हकूक़ मिलने चाहिए और उनके साथ कोई भी ज़्यादती उनके इबादत, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हर तरह के उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये था, मुसलमानों ने ये डिमांड की थी, ये बातें की थी। तो इट हेल्ड इन दिल्ली, ये दिल्ली में हुआ था, इसके लिए से दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन कहते हैं। दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, दिल्ली अप्रैल 1946 में, अ फ्यू मंथ्स बिफोर द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान इस पे चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ मंथ पहले कैबिनेट मिशन प्लान से कुछ मंथ पहले वाज प्रेजेंटेड, ये किया गया पेश, क्या, दिल्ली मुस्लिम कन्वेंशन। दिस कन्वेंशन वाज पिवोटल फॉर डिस्कसिंग, ये बहुत अहम था डिस्कशन करना फ्यूचर मुसलमानों, इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके फ्यूचर्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करना। ये जो बात की गई थी इस कन्वेंशन, जिसके लिए कन्वेंशन ये कॉन्फ्रेंस हुआ था कि इंडिया में जो मुसलमान होंगे उनके फ्यूचर का ख्याल रखा जाएगा, उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको मिलें, उनको सोशल राइट्स मिलें, उनकी इबादत में उनको आज़ादी मिले, उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनको मतलब कि उनका ख्याल रखा जाए, उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए। इस तरह से ये कन्वेंशन में बात की गई थी। पार्टिकुलर रिगार्डिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान, यहाँ पर कन्वेंशन में ये बात की गई थी, अगर अभी कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें पाकिस्तान आज़ाद करना है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। तो डिमांड ये जो पाकिस्तान की है, ये भी इस कन्वेंशन में बात की गई थी, मुल्क अलग बनाना है। ठीक है, जोर दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया। तो बैकग्राउंड में देखते हैं क्या था। बैकग्राउंड में इसके ये था कि हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ये दिल्ली कन्वेंशन क्या था। ठीक है, अभी देखते हैं बैकग्राउंड में इसमें क्या था। बैकग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना वाज एडवोकेटिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया उस वक्त, इंडिया का नाम इंडिया ही था और सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था इसको, और बरे सगीर भी इसको कहा जाता था। ठीक है, तो पाकिस्तान बनने के लिए कायदे-ए-आज़म ने फुल सपोर्ट की। पाकिस्तान बनने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तानी मुसलमानों की क्या थी, एक पार्टी थी, इसका लीडर था, लीड कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, ये सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान बनने की पूरी तरह से कोशिश थी इसकी कि पाकिस्तान बने, अलग एक मुसलमानों के लिए रियासत बने। अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग वतन बने, मुल्क बने मुसलमानों के लिए इंडिया बरे सगीर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 1947 के इलेक्शन का लेक्चर इस मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, कल हमने डिस्कस किया था, पूरा लेक्चर पड़ा है कि क्या क्या हुआ था इस इलेक्शन में। तो इस इलेक्शन ने ये जाहिर किया था, यहाँ पर इस इलेक्शन को इसके लिए बताया गया है कि इसमें इलेक्शन में मुसलमानों के पावर की और मुस्लिम लीग के पावर की और एक दूसरे की सपोर्ट मुसलमानों की ने मुसलमानों को पाकिस्तान आज़ाद करने तक पहुंचाया। ये बात की गई है कि 1947 की इलेक्शन
نے ظاہر کر لیا مسلمانوں کی اور مسلم لیگ کی مضبوطی پکڑ، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کی آپس میں یونٹی، اس نے یہ ظاہر کیا کہ مسلمان ایک اکثریت ہے، ان کا اپنی مطلب کہ پہچان ہے، اور یہ اس نے مسلمانوں نے یہ دعویٰ کیا، مسلم لیگ نے یہ دعویٰ کیا، یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ یہ ایک پارٹی ہے جو کہ ہمارے لیے قانون بنائے گی، جو کہ ہمارے لیے کام کرے گی، یہی ہماری جماعت ہے، مسلمانوں کی یہی جماعت ہے۔ اور یہ الیکشن میں ظاہر ہوا تھا 1947 کے الیکشن میں مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کے حمایت کی تھی۔ اصل میں جو مسلمانوں کے میجورٹی پروونس تھے اس الیکشن میں، اس میں مسلمانوں نے الیکشن جیتی تھی، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنا وہاں پر ایک پاور، ایک سپورٹ دکھائی دی کہ ہم اپنا ملک بنا سکتے ہیں، اپنے صوبے خود رن کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مسلمانوں نے سپورٹ کی تھی اور سپورٹ کی، حمایت کی، اس سے مسلم لیگ کے اس دعوے کو تقویت ملی، مطلب کہ مسلمانوں کو اس میں مضبوطی اور اعلیت ایک قسم کی بلندی ملی کہ مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے والی ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ ہے۔ یہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ ہی ان کی جماعت ہے، اور الیکشن میں ہم جیت گئے تھے، اس کے لیے ہمیں الگ وطن چاہیے، اور ہم اپنی لیڈر، قانون بنانے والی باڈی، ہر چیز ہم خود کریں گے، ہمارا سب کچھ الگ کرو، صوبے الگ بناؤ، پاکستان دیش وطن بناؤ۔ گھوم پھر کر بات یہی بنتی ہے کہ پاکستان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے کی فیچرز کیا تھے، اس کے آبجیکٹیو، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں، اس میں مقصد کیا ہے اس کا، کس کا؟ دہلی کنونشن میں جو مقاصد تھے، جو مقصد تھا وہ کیا تھا، ہم ابھی یہی دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ مقصد تھا، تو ہم مقصد کو دیکھیں گے۔ ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، بیک گراؤنڈ دیکھا دہلی کنونشن کا، ابھی دہلی کنونشن کا آبجیکٹیو دیکھیں گے۔ آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے مقصد، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ to consolidate Muslims' opinions and secure supports for the demand for the Pakistan۔ اس کا یہ مطلب کہ یہاں پر پہلا مقصد مسلمانوں کا خیال تھا، مضبوط خیال تھا ان کا، اور سیکیور، ایک قسم کا حفاظت والا، سیکیور، سلامتی والی سپورٹ جو مسلم اور مسلم لیگ کر رہے تھے پاکستان کے لیے، ڈیمانڈ فار پاکستان، ان کی سچائی تھی الگ وطن بنانے کی اور مضبوطی تھی۔ اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک مضبوطی آ گئی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اگر سلامتی چاہیے، ہمیں اگر اپنے رائٹس چاہیے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت، ہر چیز ہم آرام سے اور آسانی سے اور آزادی سے سب کچھ کر سکیں گے، اس کے لیے آبجیکٹیو مقصد یہ تھا کہ الگ وطن بنائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹیسپینٹس، اس کا مطلب ہے دہلی کنونشن میں کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ دہلی کنونشن بنائی اور یہاں پر بیٹھ کر بات چیت کی۔ تو اٹینڈیز، جو میں نے بات کی، اٹینڈیز کون تھے، کون تھے لوگ تھے جو اس کنونشن کو، اس کانفرنس کو دہلی میں ہوا تھا، کن کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا، آئے تھے اس کانفرنس میں، کون سے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیڈنگ مسلم پولیٹیکل لیڈرز، مسلمانوں کے سبھی لیڈرز اس کنونشن میں آئے تھے، اور جو تھنکر تھے مسلمانوں کے، علامہ اقبال بولے، اور بھی بہت تھے، عبدالکلام آزاد، یہ تھنکرز بھی اس میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔
एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, और बहुत से नुमाइंदे हर जमात के पूरी इंडिया से हर पार्टी का एक नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव्स उसको कहा जाता है कि जो लीडर होते हैं किसी भी जमात के बड़े लीडर, उसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, नुमाइंदा उनका एक शख्स ग्रुप का। वो आया था अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, इंडिया बरसबर सब कंटिनेंट को ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था। तो इसके लिए पूरी इंडिया, पूरे बड़े सगीर से लोग आए थे, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ठीक है, थंबनेल पर आप देखें कितने लोग थे इस कन्वेंशन में। ठीक है, रेजोल्यूशन, यहाँ पर हमने बात की कि रेजोल्यूशन की बात करेंगे। वो रेजोल्यूशन था लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये 1940 को हुआ था। इसमें यह जोर दिया था कि पाकिस्तान बनेगा, मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड थी। बहुत ही ज़ोर और ज़बरदस्ती और पावरफुल मजबूत तरीके से ये जोर दिया गया कि हमें अलग वतन चाहिए। ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन इस चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा है, हमने पहले डिस्कस किया है कि उसमें ये डिमांड ज़रूर मौजूद होगी अलग वतन की। ठीक है, सेपरेट मुस्लिम स्टेट, सेपरेट मुस्लिम स्टेट। तो यहाँ लाहौर रेजोल्यूशन को फिर से दोहराया गया और कहा, मजबूती से ज़बरदस्ती जोर दिया गया, बहुत ही मतलब कि जोर दिया अलग वतन चाहिए हमें, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बना के दो। ये लाहौर रेजोल्यूशन की बात वहाँ पर मजबूती के साथ कही गई थी, फिर यहाँ पर भी मजबूती के साथ बोली गई। रिजेक्शन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट डेट डिड नॉट प्रोवाइड पाकिस्तान, और यहाँ पर रेजोल्यूशन में ये बात की गई थी, रिजेक्शन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, कोई भी कानून, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मुसलमान पाकिस्तान के लिए, इनके लिए बनेगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसकी अरेंजमेंट को माना नहीं जाएगा। जो कि पाकिस्तान नहीं देगी हमें, जो कि हमें अलग वतन नहीं देगी, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, ये मुसलमानों ने कहा और मुस्लिम लीग और जिन्ना ने कहा। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान बनने में रुकावट है, उसको हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, डिक्लेरेशन दैट मुस्लिम्स वुड नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन देयर डिमांड्स फॉर सेपरेट होमलैंड, मुसलमान ने ये ऐलान किया कि मुसलमानों को कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, इसमें कोई भी तावन हम नहीं करेंगे। हमें एक डिमांड जो मुसलमान डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान की, अलग होमलैंड की, अलग वतन की, उसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस दिल्ली कन्वेंशन के बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। देखो कितना ज़ोर दिया था मुसलमानों ने अलग वतन के लिए। तो यहाँ पर मुसलमानों ने ये बोल दिया साफ साफ, हम पाकिस्तान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐलान कर दिया, हम इस सेपरेट डिमांड वाली बात को आप अगर हमें अलग वतन नहीं बना के देंगे, अगर कोई और कानून बनाएंगे, इंडिया को यूनाइट रहने देंगे, तो हम ये बात नहीं मानेंगे। ठीक है, सीएसएस में ये कानून, ये चीज़ें, ये स्टोरी, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, यही पूछी जाती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बस इनको आपको अच्छी तरीके से समझ कर, याद करके और अपनी अंग्रेज़ी में लिखना है। और इंग्लिश भी अगर आपको 12 टेंस आते हैं ना, ये काफ़ी है बस। चौथे नंबर पर लीडरशिप, मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड अ सेंट्रल रोल, सबसे बड़ा लीडर मोहम्मद अली जिन्ना था, ये सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था। मतलब कि ऑल लीडर्स बैठे थे नीचे और ऊपर क्या कौन था, कायदे आज़म जिन्ना था सबके ऊपर। reiterating the vision of the Pakistan as essential for the preserving the political, social and religious identity of the Muslims। यहाँ पर
محمد علی جناح نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ محمد علی جناح کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو پریزرو کیا جائے۔ کیا ایسنشل ضروری ہے؟ حفاظت مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی، مسلمانوں کی جو پہچان ہے، الگ پہچان ہے ہندوؤں سے، ان کا حفاظت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بنے۔ اس کے لیے پولیٹیکل، سیاسی، مسلمانوں کی آئیڈینٹی، پہچان کے لیے ایک الگ وطن ضروری ہے، اور وہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے، ایسنشلی ان کی حفاظت کرنا۔ مسلمانوں کی پولیٹیکل، سوشل اور ریلیجیس آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے۔ قائد اعظم نے یہ بات کی تھی، دہلی کنونشن میں کہہ دیا۔ تو اس کا امپیکٹ کیا نکلا، ہمیں اس کا نتیجہ کیا ملا، دیکھتے ہیں۔ اس کا اثر یہ آیا کہ مضبوط مسلم لیگ پوزیشن، مسلم لیگ نے کو ایک مضبوط پوزیشن ملی، اور کہا گیا کہ مسلم لیگ ہی ایک نمائندہ پارٹی ہے مسلمانوں، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ سگنل یہ برٹش گورنمنٹ کو اشارہ دیا گیا، اشارہ تھا، اور کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس مطلب کہ ہندوؤں کی پارٹی تھی، ان کو ہندوؤں کو کہ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، وہ یہاں پر مانی جائے۔ یہ لہر جو چلی یہ نہ رکے گی۔ laid the groundwork for the negotiation with the cabinet mission plan and later political development leading to the partition in India۔ یہاں پر کیبنٹ مشن پلان میں جو باتیں کی گئی تھی، جو پاکستان کے بارے میں جو بھی ڈسکشن کی تھی، وہ یہاں پر مسلمانوں نے جو عہد کر لیا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، اس نے یہاں پر گراؤنڈ ورک کر لیا۔ اور کیبنٹ مشن پلان میں جو کہ مسلم لیگ نے، مسلمانوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ باتیں کی تھی، آخر کار وہ ان میں ترقی ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، اور یہاں چلتے چلتے پارٹیشن ہو گئی۔ 1947 کو پارٹیشن ہوئی انڈیا کی، اور پاکستان اور انڈیا ایک الگ الگ وطن بن گئے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ ڈیلی کنونشن CSS کے پاسٹ پیپر، کوسچن پیپر سینڈ کیا کرو، تاکہ میں ان کو آنسر کر کے آپ کے پاس سینڈ کروں۔ ان پر لیکچر بناؤں گا بہت جلدی۔ پلے لسٹ میں جا کے آنسر کویشچن کا ایک پلے لسٹ قریبی بناؤں گا، آپ دیکھیں۔ CSS کے آل کوسچن پیپر کو سولو کرتا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔